आज के अखबारों में जो सबसे ज़रूरी बातें हैं वो सब लेके आए हैं हम आपकी अपने चैनल सुन लो यूपीएससी पर। आज तारीख है 24 नवंबर 2025, 24 नवंबर 2025। अब चाहे द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो या सरकारी वेबसाइट, हमने सब छान मारा है और लाए हैं सिर्फ वो बातें जो यूपीएससी एग्जाम के लिए वाकई काम आने वाली हैं। सो सिट बैक, रिलैक्स और सुनो वो एनालिसिस जो तुम्हारे मेंस और प्रीलिम्स दोनों में फ़र्क डाल देगा। ये है तुम्हारा डेली लर्निंग डोज, आसान जुबान में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। आज हमारे पास दो बहुत बड़े और कह सकते हैं कि एक दूसरे से जुड़े हुए मुद्दे हैं। एक तरफ भारत दुनिया के मंच पर अपनी हजारों साल पुरानी पारंपरिक चिकित्सा यानी ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेके जा रहा है, एक तरह से ग्लोबल हीलर की भूमिका में। बिल्कुल। और दूसरी तरफ हमारे ही देश में, हमारी गलियों में जो खाना बिक रहा है उसकी सेफ्टी को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। ये एक अजीब सा विरोधाभास है और आज हम इसी की परतों को खोलेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट है। चलिए पहले मुद्दे से शुरू करते हैं जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, और ये सीधा जीएस पेपर 2 के हेल्थ और गवर्नेंस सेक्शन से जुड़ता है। अच्छा। टॉपिक है इंस्टीट्यूशनलाइजिंग ट्रेडिशनल मेडिसिन, यानी पारंपरिक चिकित्सा को एक संस्थागत ढांचा देना। इंस्टीट्यूशनलाइजिंग मतलब इसे सिर्फ घरेलू नुस्खों तक सीमित न रखकर एक प्रॉपर सिस्टम, रूल्स और ग्लोबल रिकग्निशन दिलाना। एग्जैक्टली। और इसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO और भारत सरकार ने मिलकर दिल्ली में सेकेंड WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन की घोषणा की है। अच्छा, दिल्ली में? जी, ये समिट दिसंबर 17 यानी 17 से 19 2025 को होने वाला है। सेकेंड समिट, इसका मतलब पहला भी हो चुका है और ये दिल्ली में हो रहा है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। ये दिखाता है कि इस पूरे ग्लोबल मूवमेंट का केंद्र भारत बनता जा रहा है। बिल्कुल। और इस समिट की थीम पर गौर कीजिए, रिस्टोरिंग बैलेंस, द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेलबीइंग। रिस्टोरिंग बैलेंस। हाँ, ये सिर्फ एक टैगलाइन नहीं है। इसमें दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं, बैलेंस और साइंस। बैलेंस यानी संतुलन, जो आयुर्वेद जैसी भारतीय चिकित्सा पद्धतियों का मतलब मूल सिद्धांत है। सही बात है। और साइंस यानी विज्ञान, जो ये बताता है कि हम इस परंपरागत ज्ञान को मॉडर्न साइंटिफिक एविडेंस के साथ जोड़ना चाहते हैं। तो ये सिर्फ आस्था की बात नहीं है, इसे एविडेंस बेस्ड बनाने की कोशिश हो रही है। और जैसा कि आपने कहा, ये समिट हो रहा है तो इसका कोई बड़ा मकसद भी होगा। हाँ, इसका मुख्य उद्देश्य है WHO की नई 10-ईयर ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन स्ट्रैटेजी को लागू करने में मदद करना। अच्छा, ये 2025 से 2034 वाली तक चलेगी। मतलब अगले 10 साल का रोड मैप इस समिट में तैयार होगा। इसी से जुड़ा केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव का एक एडिटोरियल भी आज के अखबार में है, जिसका टाइटल है द फ्यूचर ऑफ हेल्थ लाइज इन हार्मनी। हार्मनी। जी, ये शब्द हार्मनी यानी सामंजस्य आज की हमारी पूरी चर्चा का सार है। हार्मनी यानी मॉडर्न मेडिसिन और ट्रेडिशनल मेडिसिन के बीच एक सामंजस्य, टकराव नहीं। ठीक है, तो अब ये समझते हैं कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए ये टॉपिक इतना ज़रूरी क्यों है, सिलेबस में ये कहाँ-कहाँ फिट होता है। देखिए, ये टॉपिक मल्टीपल पेपर्स में रेलेवेंट है। सबसे पहले, जैसा मैंने कहा, जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस और हेल्थ, ये सरकार की सोशल सेक्टर से जुड़ी पॉलिसीज का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये दिखाता है कि कैसे एक नेशनल पॉलिसी यानी 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का बनना, इंटरनेशनल गवर्नेंस यानी WHO के साथ मिलकर एक ग्लोबल नैरेटिव बना रहा है। और दूसरा पॉइंट मेरे हिसाब से इंटरनेशनल रिलेशंस का होना चाहिए। आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। जीएस पेपर 2 में ही इंटरनेशनल रिलेशंस के नजरिए से देखें तो भारत का इस समिट को होस्ट करना एक बहुत बड़ी सॉफ्ट पावर और हेल्थ डिप्लोमेसी एक्सरसाइज है। सॉफ्ट पावर? जी, सॉफ्ट पावर का मतलब है बिना किसी सैन्य या आर्थिक दबाव के अपनी संस्कृति और विचारों से दूसरे देशों को प्रभावित करना। और योग और आयुर्वेद तो भारत की सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर है। और तीसरा एंगल इकोनॉमी का है, जो शायद बहुत लोग मिस कर जाते हैं। एग्जैक्टली। ये है जीएस पेपर 3, इकोनॉमी। हम अक्सर आयुष को सिर्फ स्वास्थ्य से जोड़कर देखते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक सेक्टर बन चुका है। कितना बड़ा? आज की तारीख में ये $43.4 बिलियन की इंडस्ट्री है। $43.4 बिलियन। जी, आप अंदाजा लगाइए, ये कई छोटे देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। इस समिट से इस सेक्टर को फॉर्मुलाइज और स्टैंडर्डाइज करने में मदद मिलेगी, जिसका सीधा असर हमारी इकोनॉमी, जॉब्स और एक्सपोर्ट्स पर पड़ेगा। ये तो हुई बात कि ये जरूरी क्यों है, लेकिन ये सब शुरू कहाँ से हुआ?
क्या ये पिछले कुछ सालों की ही कहानी है या इसकी जड़ें और गहरी हैं? इसकी जड़ें काफी गहरी हैं। 1978 में एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा हुई थी, जिसे अल्मा अता डिक्लेरेशन कहते हैं। अच्छा। इसने पहली बार ग्लोबल लेवल पर माना था कि प्राइमरी हेल्थ केयर में पारंपरिक चिकित्सकों यानी ट्रेडिशनल हीलर्स की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। लेकिन उसके बाद मतलब दशकों तक इस पर कोई खास काम नहीं हुआ। तो फिर टर्निंग पॉइंट कब आया? असली टर्निंग पॉइंट आया 2014 में, जब भारत में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का गठन हुआ। ये एक बड़ा पॉलिसी शिफ्ट था। इससे पहले ये हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर सिर्फ एक डिपार्टमेंट हुआ करता था। इसे एक अलग मंत्रालय बनाने का मतलब था कि अब इसे अपना बजट मिलेगा, अपनी पॉलिसीज बनाने की आज़ादी होगी और एक अलग फोकस मिलेगा। और फिर 2022 में जो जामनगर गुजरात में हुआ, वो तो शायद इस कहानी का सबसे बड़ा मील का पत्थर है। निश्चित रूप से 2022 में जामनगर गुजरात में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन GCTM की स्थापना हुई। हाँ। और ये कोई मामूली बात नहीं है। भारत सरकार ने इसमें $250 मिलियन का निवेश किया है। $250 मिलियन? जी, ये पूरी दुनिया में WHO का पहला और एकमात्र ऐसा ग्लोबल आउटपोस्ट है, यानी एक ऐसा केंद्र जो सिर्फ ट्रेडिशनल मेडिसिन को समर्पित है। इसका सीधा मतलब यह है कि ट्रेडिशनल मेडिसिन पर ग्लोबल रिसर्च, डेटा कलेक्शन और पॉलिसी मेकिंग का नर्व सेंटर अब भारत में है। एक मिनट, मतलब पूरी दुनिया के लिए पारंपरिक चिकित्सा के नियम कानून और रिसर्च अब भारत से गाइड होंगे। बिल्कुल। ये तो बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक विन है। बिल्कुल। और पिछले साल 2023 में जो पहला समिट हुआ था, उसका नतीजा था गुजरात डिक्लेरेशन। हाँ, गुजरात डिक्लेरेशन। इस डिक्लेरेशन ने इस पूरे मूवमेंट के लिए एक नॉर्मेटिव फ्रेमवर्क यानी एक नैतिक और सैद्धांतिक ढांचा तैयार किया। इसने 3 मुख्य बातों पर जोर दिया: बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण, इंडिजीनियस राइट्स यानी स्थानीय और आदिवासी समुदायों के ज्ञान के अधिकार का सम्मान, और सबसे जरूरी एविडेंस बेस्ड इंटीग्रेशन। एविडेंस बेस्ड इंटीग्रेशन मतलब पारंपरिक ज्ञान को वैज्ञानिक सबूतों के साथ जोड़ना। बिल्कुल। तो अब ये जो दूसरा समिट हो रहा है, वो इसी गुजरात डिक्लेरेशन को एक्शन में बदलने का काम करेगा। तो मेंस के नजरिए से देखें तो ये सिर्फ एक समिट की खबर नहीं है, ये हेल्थ केयर में एक बहुत बड़े पैराडाइम शिफ्ट का संकेत है। पैराडाइम शिफ्ट यानी सोचने के तरीके में एक बुनियादी बदलाव। करेक्ट। ये हेल्थ केयर के रिएक्टिव मॉडल से एक प्रोएक्टिव मॉडल की तरफ जाने का शिफ्ट है। रिएक्टिव मतलब? रिएक्टिव मॉडल मतलब बीमारी होने के बाद इलाज करना। प्रोएक्टिव, प्रिवेंटिव और पर्सनलाइज मॉडल मतलब बीमारी को होने से ही रोकना और हर व्यक्ति की प्रकृति के हिसाब से उसे स्वास्थ्य सलाह देना। अच्छा। आयुर्वेद यही करता है। लक्ष्य मॉडर्न मेडिसिन को रिप्लेस करना नहीं है, बल्कि एक हार्मनी बनाना है। इसका सबसे अच्छा जमीनी उदाहरण है आयुष्मान आरोग्य मंदिर्स, जहां प्राइमरी हेल्थ केयर में एलोपैथी के साथ साथ आयुष ट्रीटमेंट्स को भी इंटीग्रेट किया जा रहा है। लेकिन इस हार्मनी के लिए, इस ग्लोबल एक्सेप्टेंस के लिए सबसे बड़ी चुनौती तो स्टैंडर्ड्स की होगी। बिना स्टैंडर्ड्स के कोई देश आपकी दवा को मान्यता क्यों देगा? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यहीं पर गवर्नेंस का असली रोल आता है और इस दिशा में 3 बड़े कदम उठाए गए हैं। क्या है वो? पहला, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS के अंदर एक अलग आयुष डिपार्टमेंट बनाया गया है। इसका काम है आयुष प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए क्वालिटी स्टैंडर्ड्स तय करना। जैसे च्यवनप्राश में आंवला कितना होना चाहिए या किसी पंचकर्म सेंटर में क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, ये सब BIS तय करेगा। ये तो हुआ नेशनल लेवल पर। इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है? इंटरनेशनल लेवल पर दूसरा और उससे भी बड़ा कदम है ISO लीडरशिप। ISO यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ग्लोबल स्टैंडर्ड्स तय करता है। भारत ने बड़ी मेहनत और डिप्लोमेसी के बाद ISO TC 249 SC2 नाम की एक सब कमेटी को लीड करने का अधिकार हासिल किया है। ये सब कमेटी खास तौर पर आयुर्वेदा और योगा के स्टैंडर्ड्स तय करती हैं। एक मिनट, ये ISO TC 249 SC2 ये सुनने में बहुत टेक्निकल लगता है, लेकिन इसका मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक और कमेटी है? नहीं, ये सिर्फ एक कमेटी नहीं है। इसे द जियोपॉलिटिक्स ऑफ स्टैंडर्ड्स कहते हैं, जिसके बारे में हम IR सेक्शन में और बात करेंगे। अच्छा। लेकिन अभी के लिए समझिए, इसका मतलब है कि भारत अब सिर्फ स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं कर रहा, बल्कि ग्लोबल क्वालिटी बेंचमार्क सेट कर रहा है। जब दुनिया भर में कोई कंपनी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाना चाहेगी, तो उसे भारत द्वारा बनाए गए ISO स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होगा। वाओ! और तीसरा कदम सबूतों से जुड़ा है, जो साइंस वाली बात को एड्रेस करता है। बिल्कुल। तीसरा और सबसे जरूरी कदम है एविडेंस जनरेशन। GCTM जामनगर का मुख्य काम यही होगा।
वो मॉडर्न टूल्स, डेटा और एनालिटिक्स का इस्तेमाल करके हाई लेवल एविडेंस तैयार करेगा, जैसे रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स RCTs। जी, ये वो साइंटिफिक प्रूफ है जो यूएस FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन या यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी जैसी ग्लोबल बॉडीज को चाहिए होता है किसी भी चीज को मेडिसिन के तौर पर एक्सेप्ट करने के लिए। समझ गई। तो GCTM एक तरह से आयुर्वेद और विज्ञान के बीच का पुल बनेगा। बहुत बढ़िया। तो ये तो हुई तस्वीर का एक पहलू, जहां भारत दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, जो थोड़ा चिंताजनक है। हमारे अपने देश में फूड सेफ्टी का क्या हाल है? द हिंदू का एडिटोरियल कहता है, सेफ प्रोसेसिंग मैटर्स मोर देन जेस्टी फ्लेवर्स, यानी चटपटे स्वाद से ज्यादा जरूरी है सुरक्षित प्रोसेसिंग। हाँ, और ये मुद्दा सीधा GS पेपर 2 में स्टैट्यूटरी बॉडीज जैसे FSSAI और GS पेपर 3 में फूड प्रोसेसिंग से जुड़ता है। और इसका ट्रिगर क्या था? इस एडिटोरियल का ट्रिगर पॉइंट था जुलाई 2024 में चेन्नई में पानीपुरी विक्रेताओं पर हुई छापेमारी। इस छापेमारी में बड़े पैमाने पर कंटामिनेशन यानी गंदगी और ई कोलाई जैसे हानिकारक बैक्टीरिया पाए गए थे, जो टॉयलेट में पाए जाते हैं। ये सुनने में ही इतना भयानक है। और ये सिर्फ एक शहर की कहानी तो नहीं होगी? बिल्कुल नहीं। एडिटोरियल कहता है कि रेगुलेटेड पैकेज्ड फूड और अनरेगुलेटेड स्ट्रीट फूड के बीच सेफ्टी का एक बहुत बड़ा गैप है। भारत में फूड सेफ्टी का जो मुख्य कानून है वो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006। हाँ, FSSAI एक्ट। इस कानून ने सभी पुराने फूड लॉज को खत्म करके FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया नाम की एक सिंगल अथॉरिटी बना दी। कानून तो है, अथॉरिटी भी है, फिर दिक्कत कहाँ है? दिक्कत स्ट्रक्चर में है। एक स्ट्रक्चरल डिवाइड है। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर यानी बड़ी कंपनियां जो पैकेज फूड बनाती हैं वो स्ट्रिक्ट नियमों के तहत काम करती हैं। उनकी लाइसेंसिंग होती है, इंग्रेडिएंट्स की लेबलिंग होती है, ट्रेसेबिलिटी होती है। लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जिसमें हमारे स्ट्रीट वेंडर्स, छोटे ढाबे और मिठाई की दुकानें आती हैं, वो मार्केट का लगभग 93% हिस्सा है। 93%? जी, और वो रेगुलेशन के दायरे से लगभग बाहर है। AI की सीधे कंट्रोल से बाहर है। इसके नतीजे तो बहुत गंभीर होंगे। बहुत ज्यादा। मेंस के लिए इसके इम्प्लीकेशन समझिए। पहला और सबसे बड़ा इम्प्लीकेशन है पब्लिक हेल्थ बर्डन। एडिटोरियल इसे एक साइलेंट पैंडेमिक कहता है, एक खामोश महामारी। खामोश महामारी। आंकड़े आपको हैरान कर देंगे। भारत में हर साल 100 मिलियन यानी 10 करोड़ फूड बॉर्न इलनेसेस के मामले आते हैं। हर साल 10 करोड़ लोग गंदा खाना खाने से बीमार पड़ते हैं। 10 करोड़? ये तो हमारे देश की आबादी का लगभग 7-8% हिस्सा है। ये अविश्वसनीय है। और मौतों का आंकड़ा? इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला है। इन बीमारियों से हर साल लगभग 1,20,000 मौतें होती हैं। 1,20,000? जी, हम अक्सर टीबी, मलेरिया जैसी बीमारियों की बात करते हैं, लेकिन ये छुपा हुआ संकट हर साल 1.25 लाख लोगों की जान ले रहा है। इसकी मुख्य वजह है ई कोलाई और सैल्मोनेला जैसे पैथोजेंस का खाने में पाया जाना, जो सीधे सीधे गंदे पानी और खराब हाइजीन से आता है। तो यहाँ सरकार के लिए एक दुविधा खड़ी हो जाती है, जिसे हम रेगुलेटरी डायलेमा कह सकते हैं। एक तरफ स्ट्रीट फूड हमारी कल्चर का हिस्सा है, लाखों लोगों को रोजगार देता है और गरीबों के लिए सस्ता और सुलभ भोजन है। सही बात है। दूसरी तरफ हेल्थ का इतना बड़ा रिस्क है। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, रेगुलेटरी डायलेमा। और ये रिस्क सिर्फ बैक्टीरिया तक सीमित नहीं है। एक और बड़ा खतरा है खाना पकाने के लिए बार बार एक ही तेल का इस्तेमाल करना। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। जब तेल को बार बार गर्म किया जाता है तो उसमें टोटल पोलर कंपाउंड्स TPC की मात्रा बढ़ जाती है। FSSAI ने इसकी लिमिट 25% रखी है, लेकिन स्ट्रीट वेंडर्स के यहाँ ये अक्सर 40-50% तक पहुंच जाती है। और ये TPC खतरनाक क्यों है? क्योंकि TPC सीधे तौर पे कैंसर, हार्ट डिजीज और अल्जाइमर जैसी बीमारियों से जुड़े हैं। तो FSSAI साइलेंट पैंडेमिक को रोकने के लिए कर क्या रहा है? क्या उनकी पहले काफी हैं? FSSAI ने कई अच्छी पहलें शुरू की हैं, लेकिन उनकी अपनी सीमाएं हैं। एक पहल है क्लीन स्ट्रीट फूड हब्स, CSFH। इसमें किसी स्ट्रीट फूड मार्केट में 50 से ज्यादा वेंडर्स के क्लस्टर को ऑडिट किया जाता है, और अगर वो हाइजीन के स्टैंडर्ड्स पूरे करते हैं तो उन्हें क्लीन हब का टैग दिया जाता है। ये तो अच्छी पहल है, पर इसका स्केल बहुत छोटा है। अब तक पूरे भारत में सिर्फ 249 हब्स ही बन पाए हैं, जबकि वेंडर्स की संख्या करोड़ों में है। ये तो ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात हो गई। और कोई पहल? दूसरी बड़ी पहल है ईट राइट इंडिया मूवमेंट, जो एक बिहेवियरल चेंज कैंपेन है। ये कंज्यूमर्स को जागरूक करने और वेंडर्स को ट्रेन करने पर फोकस करता है। अच्छा। एक और बहुत इनोवेटिव योजना है रीपर्पस यूज्ड कुकिंग ऑयल, RUCO। इसके तहत बड़े रेस्टोरेंट्स और फूड चेन से इस्तेमाल हुआ तेल कलेक्ट करके उसे बायोडीजल में बदला जाता है, ताकि वो खराब तेल दोबारा इस्तेमाल ना हो। बिल्कुल।
ताकि वो घूम फिर कर छोटे वेंडर्स तक ना पहुंचे। लेकिन इन सब पहलुओं की पहुंच अभी भी बहुत सीमित है। इंटरनेशनल रिलेशंस चलिए अब इन दोनों मुद्दों को इंटरनेशनल रिलेशंस के चश्मे से देखते हैं। ट्रेडिशनल मेडिसिन वाले मुद्दे पर वापस आते हैं। आपने इसे हेल्थ डिप्लोमेसी और सॉफ्ट पावर कहा था। इसे थोड़ा और विस्तार से समझाइए। भारत कैसे एक ग्लोबल हीलर की भूमिका निभा रहा है? देखिए, ये इंटरनेशनल रिलेशंस का एक बहुत ही फैसिनेटिंग एस्पेक्ट है। पहला पॉइंट है सॉफ्ट पावर और कल्चरल डिप्लोमेसी। जोसेफ नाई ने सॉफ्ट पावर का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसका मतलब है अपनी संस्कृति, मूल्यों और नीतियों के आकर्षण से दुनिया को प्रभावित करना, न कि मिलिट्री पावर से। सही। योगा और आयुर्वेदा भारत के सबसे बड़े कल्चरल एक्सपोर्ट्स हैं। जब हम इन्हें WHO जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म के जरिए इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं, तो ये सिर्फ ऑल्टरनेटिव थेरेपीज नहीं रह जाते, बल्कि इन्हें ग्लोबल पब्लिक गुड्स का दर्जा मिलता है। ग्लोबल पब्लिक गुड्स यानी ऐसी चीजें जिनसे पूरी मानवता का भला हो। GCTM जामनगर की स्थापना भारत के वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है, कि G20 थीम का एक जीता जागता सबूत है। ये तो हुई कल्चरल डिप्लोमेसी की बात, लेकिन इसमें एक हार्ड नोज जियोपॉलिटिक्स का एंगल भी है, जो आपने स्टैंडर्ड्स को लेकर मेंशन किया था। वो स्टैंडर्ड्स की लड़ाई क्या है? हाँ, ये बहुत सटल लेकिन बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसे कहते हैं द जियोपॉलिटिक्स ऑफ स्टैंडर्ड्स। 21वीं सदी में देशों के बीच लड़ाई सिर्फ सीमाओं पर नहीं, बल्कि टेक्निकल स्टैंडर्ड्स को लेकर भी लड़ी जा रही है। अच्छा। इसका सबसे बड़ा खिलाड़ी है चीन। चीन बहुत आक्रामक तरीके से अपने ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन TCM को ISO TC 249 नाम की मेन कमेटी के जरिए ग्लोबल स्टैंडर्ड बनाने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर वो सफल हो जाता है तो क्या होगा? अगर चीन सफल हो जाता है तो पूरी दुनिया में TCM प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के नियम चीन तय करेगा। कौन सी जड़ी बूटी इस्तेमाल होगी, कितनी मात्रा में होगी, एक्यूप्रेशर की सुई कैसी होगी, ये सब चीन के स्टैंडर्ड के हिसाब से होगा। तो इससे तो चीनी कंपनियों को एक अनफेयर एडवांटेज मिलेगा और दुनिया का मार्केट उनके लिए खुल जाएगा। बिल्कुल, ये एक तरह का इकोनॉमिक वॉरफेयर है जो स्टैंडर्ड्स की आड़ में लड़ा जा रहा है। और भारत ने इसका जवाब कैसे दिया? भारत ने इसका जवाब एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रेटेजिक मूव से दिया है। उसने चीन से सीधी लड़ाई लड़ने के बजाय ISO TC 249 SC2 नाम की एक अलग सब कमिटी बनवाई। SC का मतलब है सब कमिटी। ओके। ये सब कमिटी सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदा, योगा और यूनानी पर फोकस करती है, और भारत ही इसे लीड कर रहा है। अच्छा, तो हमने अपनी अलग राह बना ली। जी, इसका स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन समझिए। जो स्टैंडर्ड सेट करेगा वो मार्केट कंट्रोल करेगा। कल को अगर अश्वगंधा का ग्लोबल स्टैंडर्ड भारत तय करता है, तो दुनिया भर की कंपनियों को भारतीय मैन्युफैक्चरर से ही कच्चा माल लेना पड़ेगा या भारतीय क्वालिटी चेक्स को फॉलो करना होगा। ये इकोनॉमिक स्टेटक्राफ्ट का एक क्लासिक उदाहरण है। इकोनॉमिक स्टेटक्राफ्ट यानी जब कोई देश व्यापार और अर्थव्यवस्था को अपनी विदेश नीति का हथियार बनाता है। और इसका ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों पर क्या असर है? ये तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, साउथ साउथ कोऑपरेशन। ग्लोबल साउथ के कई देशों के लिए वेस्टर्न मेडिसिन यानी एलोपैथी बहुत महंगी है। बिल्कुल। उनके हेल्थ बजट्स इतने बड़े नहीं हैं। सही बात है। ऐसे में भारत का लो कॉस्ट इफेक्टिव ट्रेडिशनल मेडिसिन को प्राइमरी हेल्थ केयर में इंटीग्रेट करने का मॉडल उनके लिए बहुत आकर्षक है। जब भारत WHO में इसकी वकालत करता है, तो वो इन सभी विकासशील देशों की आवाज बन जाता है। इससे ग्लोबल साउथ में भारत की लीडरशिप और मजबूत होती है। इकोनॉमी। चलिए अब जरा आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं और इकोनॉमी पर इसके असर को समझते हैं। आपने शुरू में एक आंकड़ा दिया था 43.4 बिलियन का आयुष सेक्टर। यह आंकड़ा इतना बड़ा है कि इस पर यकीन करना मुश्किल है। ये सेक्टर इतनी तेजी से कैसे बढ़ा? बिल्कुल, और ये दिखाता है कि ये भारतीय अर्थव्यवस्था का एक नया सनराइज सेक्टर बन रहा है। इसका स्ट्रक्चरल एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले ग्रोथ का स्केल समझिए। 2014 में ये सेक्टर सिर्फ $2.85 बिलियन का था। 2.85 बिलियन। और 2025 तक ये $43.4 बिलियन का हो जाएगा। मतलब ये तो 15 गुना से भी ज्यादा की ग्रोथ है। जी, 10-11 सालों में 15 गुना से भी ज्यादा। ये जबरदस्त ग्रोथ है। इस एक्सप्लोसिव ग्रोथ के पीछे ड्राइवर्स क्या हैं? ये पैसा आ कहां से रहा है? इसके 3 मुख्य ड्राइवर्स हैं। पहला, मैन्युफैक्चरिंग। भारत में 8,648 से ज्यादा लाइसेंस्ड आयुष मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। ये सिर्फ बड़ी कंपनियां नहीं हैं, इनमें से ज्यादातर MSMEs हैं। अच्छा, तो ये MSME इकोसिस्टम को भी सपोर्ट कर रहा है? बिल्कुल, जिससे लोकल लेवल पर जॉब्स पैदा होती हैं। और दूसरा ड्राइवर सर्विसेज से जुड़ा होगा, जैसे वेलनेस सेंटर्स और मेडिकल टूरिज्म। हाँ, दूसरा ड्राइवर है सर्विसेज।
वेलनेस टूरिज्म और मेडिकल वैल्यू ट्रैवल भारत में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लोग अब सिर्फ बीमारियों के इलाज के लिए नहीं, बल्कि रिजुविनेशन, डिटॉक्स और योगा प्रोग्राम्स के लिए भारत आ रहे हैं। ग्लोबल वेलनेस इकोनॉमी ने भारत की रैंक 7th है और ये तेजी से ऊपर जा रही है। और तीसरा ड्राइवर क्या है जो शायद जमीन से सबसे ज्यादा जुड़ा है? तीसरा ड्राइवर है एग्रीकल्चर। इस पूरे सेक्टर की रीढ़ की हड्डी मेडिसिनल प्लांट्स की खेती है। अश्वगंधा, हल्दी, तुलसी, गिलोय जैसी जड़ी बूटियों की ग्लोबल डिमांड आसमान छू रही है। ये किसानों को गेहूं और चावल के अलावा एक हाई वैल्यू कैश क्रॉप का विकल्प देता है। तो ये सीधे सीधे किसानों की आय दुगनी करने के लक्ष्य से जुड़ता है। बिल्कुल। एक्सपोर्ट्स का क्या हाल है? क्या हमारे ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स दुनिया के बाजारों में अपनी जगह बना पा रहे हैं? एक्सपोर्ट्स दुगने होकर 2.16 बिलियन तक पहुंच गए हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमारे सबसे बड़े बाजार यूएसए, जर्मनी और इटली जैसे डेवलप्ड देश हैं। अच्छा। ये दिखाता है कि वहां के लोग भी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर और नेचुरल प्रोडक्ट्स की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ी चुनौती है नॉन टैरिफ बैरियर्स। नॉन टैरिफ बैरियर्स ये क्या होते हैं? नॉन टैरिफ बैरियर्स मतलब वो रुकावटें जो टैक्स या ड्यूटी के रूप में नहीं होती, बल्कि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, लेबलिंग रूल्स या सर्टिफिकेशन के रूप में होती हैं। मतलब कई वेस्टर्न देश हमारे आयुर्वेदिक उत्पादों को मेडिसिन्स नहीं बल्कि फूड सप्लीमेंट्स का दर्जा देते हैं। इससे कंपनियां उनके हेल्थ बेनिफिट्स को खुलकर क्लेम नहीं कर पाती। स्टैंडर्डाइजेशन और एविडेंस जनरेशन वो इसी बाधा को दूर करने में मदद करेगा। तो ये तो हुई आयुष इकोनॉमी की चमकदार तस्वीर। अब उस कॉन्ट्रास्ट पे वापस आते हैं। अनसेफ फूड हमारी अर्थव्यवस्था पर कितना बड़ा बोझ डाल रहा है? ये एक बहुत जरूरी तुलना है जो मेंस के आंसर में वैल्यू एडिशन करेगी। अनसेफ फूड हमारी इकोनॉमी पर एक बहुत बड़ा ड्रैग यानी एक बोझ है। एक अनुमान के मुताबिक फूड बॉर्न इलनेसेस की वजह से भारत को हर साल $15 बिलियन का नुकसान होता है। 15 बिलियन, ये तो बहुत बड़ी रकम है। ये नुकसान होता कैसे है? ये नुकसान कई रूपों में होता है। पहला, प्रोडक्टिविटी लॉस। जब लोग बीमार पड़ते हैं तो वो काम पर नहीं जा पाते। दूसरा, हेल्थ केयर स्पेंडिंग, उनके इलाज पर जो खर्चा होता है। और तीसरा, मोर्टेलिटी, जो लोग मर जाते हैं उनकी CDE यानी कंट्रीब्यूशन टू द नेशनल इकोनॉमी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। तो फूड सेफ्टी में निवेश करना कोई खर्चा नहीं है, ये एक हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल, ये देश के अरबों डॉलर बचा सकता है। सोशल जस्टिस। अब इस चर्चा को सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से देखते हैं। फूड सेफ्टी का मुद्दा सिर्फ सेहत या अर्थव्यवस्था का नहीं है, इसका सामाजिक न्याय से भी गहरा नाता है। जब 10 करोड़ लोग बीमार पड़ते हैं तो क्या इसका असर सब पर बराबर होता है या इसका खामियाजा किसी खास वर्ग को ज्यादा भुगतना पड़ता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसका असर समाज पर बिल्कुल भी बराबर नहीं होता। इसका सबसे ज्यादा बोझ समाज के सबसे कमजोर तबकों पर पड़ता है। कैसे? इसकी एपिडेमियोलॉजिकल प्रोफाइल को देखें तो सबसे ज्यादा प्रभावित 2 ग्रुप्स हैं। 5 साल से कम उम्र के बच्चे जिन्हें गंदे पानी और खाने से डायरियल डिजीजेज होती हैं, और बुजुर्ग जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। और बच्चों पर इसका असर सिर्फ बीमारी तक तो सीमित नहीं रहता होगा? बिल्कुल नहीं। ये कुपोषण का एक विशस साइकिल यानी एक दुष्चक्र बनाता है। बच्चा गंदा खाना खाने से बीमार पड़ता है, उसके शरीर में न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब नहीं हो पाते, वो कुपोषित हो जाता है। और कुपोषण से इम्यूनिटी और कम हो जाती है। बिल्कुल, जिससे वो और ज्यादा बीमार पड़ता है। ये चक्र चलता रहता है और बच्चे के फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट को हमेशा के लिए नुकसान पहुंचाता है। इसका एक और गहरा लिंक है जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी AMR, दवाइयों के बेअसर होने की समस्या। इसका फूड सेफ्टी से क्या कनेक्शन है? ये एक बहुत बड़ा छिपा हुआ खतरा है। भारत दुनिया में एंटीबायोटिक्स का सबसे बड़ा कंज्यूमर है। सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि जानवरों के लिए भी। जानवरों के लिए? जी, पोल्ट्री फार्म्स और डेयरी में जानवरों को अनहाइजीनिक कंडीशंस में रखा जाता है। उन्हें बीमारियों से बचाने के लिए और उनका वजन जल्दी बढ़ाने के लिए उनके खाने में अंधाधुंध एंटीबायोटिक्स मिलाए जाते हैं। और फिर वो एंटीबायोटिक्स फूड चेन के जरिए हम तक पहुंचते हैं। एग्जैक्टली। ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट सुपर बग्स पैदा करते हैं। ये सुपर बग्स उस चिकन या दूध के जरिए हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। और फिर हम पर दवाएं काम नहीं करती। जी, नतीजा ये होता है कि जब हम वाकई बीमार पड़ते हैं और हमें एंटीबायोटिक की जरूरत होती है तो वो दवा हम पर काम ही नहीं करती। ये एक बहुत बड़ा पब्लिक हेल्थ क्राइसिस बनने जा रहा है। अब स्ट्रीट वेंडर्स के समाज शास्त्र को समझते हैं।
ये एक लाइवलीहुड वर्सेस हेल्थ का क्लासिक डिलेमा है। हाँ, ये इनफॉर्मल इकोनॉमी का एक क्लासिक उदाहरण है जो शहरों में आने वाले प्रवासियों को सबसे आसानी से रोजगार देता है। यहाँ एक रेगुलेटरी पैराडॉक्स है। रेगुलेटरी पैराडॉक्स 3(1)G, यानी काम करने के अधिकार को खतरे में डालती है। और अगर ढील देती है तो वो करोड़ों नागरिकों के आर्टिकल 21 यानी जीवन और स्वास्थ्य के अधिकार को खतरे में डालती है। तो इसका समाधान क्या है? क्या कोई बीच का रास्ता है? समाधान सिर्फ पुलिसिंग या चालान काटना नहीं है। समाधान है इनेबलमेंट, यानी विक्रेताओं को सक्षम बनाना। हमें उनसे ये सवाल पूछना चाहिए कि वो हाइजीन मेंटेन क्यों नहीं कर पा रहे हैं। आप किसी वेंडर से सफाई की उम्मीद तब तक नहीं कर सकते जब तक उसके पास साफ पानी का कनेक्शन ही ना हो। तो सॉल्यूशन है म्यूनिसिपल बॉडीज द्वारा उन्हें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देना और साथ ही FSSAI द्वारा उन्हें फूड सेफ्टी पर ट्रेन करना। अब आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर। हमने बात की कि ट्रेडिशनल मेडिसिन को साइंस से जोड़ने की कोशिश हो रही है। ये हो कैसे रहा है? क्या हम वाकई परंपरा को विज्ञान की कसौटी पर कस सकते हैं? हाँ, और यही सबसे रेवोल्यूशनरी चीज हो रही है। इस फील्ड में एक नया डिसिप्लिन उभर रहा है जिसका नाम है आयुर्जीनोमिक्स। आयुर्जीनोमिक्स, आयुर्वेदा प्लस जीनोमिक्स। बिल्कुल, ये आयुर्वेद के प्रकृति के कॉन्सेप्ट को यानी वात, पित्त, कफ को मॉडर्न जीनोमिक्स से जोड़ता है। ये तो बहुत फैसिनेटिंग है। मतलब आयुर्वेद जो हजारों साल से कहता आ रहा है कि हर इंसान की प्रकृति अलग होती है, उसे अब मॉडर्न जेनेटिक्स भी मान रहा है। बिल्कुल, CSIR जैसी संस्थाओं में हुई रिसर्च में पाया गया है कि जिन लोगों की प्रकृति मान लीजिए पित्त है, उनके जीनोम में कुछ खास जेनेटिक मार्कर्स होते हैं जो मेटाबॉलिज्म से जुड़े होते हैं। ये परंपरा का वैज्ञानिक सत्यापन है। तो ये पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का भविष्य है। सही पकड़ा। और GCTII जामनगर में इससे भी एक कदम आगे जाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। AI का इस्तेमाल कैसे? AI टूल्स हजारों साल पुराने पारंपरिक ग्रंथों जैसे चरक संहिता को स्कैन कर रहे हैं और उनमें लिखी जड़ी बूटियों के कॉम्बिनेशंस, उनके असर और बनाने की विधियों का डेटा माइन कर रहे हैं। फिर इस डेटा को मॉडर्न फार्माकोलॉजिकल डेटा के साथ कोरिलेट किया जा रहा है। इससे तो नई दवाएं खोजने की प्रक्रिया बहुत तेज हो सकती है। बिल्कुल। ये तो कमाल है। अब फूड सेफ्टी की तरफ देखें तो मॉडर्न फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज इस साइलेंट पैंडेमिक को रोकने में कैसे मदद कर सकती हैं? एडिटोरियल ने भी सेफ प्रोसेसिंग पर जोर दिया है। एडिटोरियल इस बात पर जोर देता है कि प्रोसेस्ड फूड अपने आप में बुरा नहीं है, अनसेफ प्रोसेसिंग बुरी है। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज फूड सेफ्टी का एक बहुत बड़ा समाधान है, जैसे असेप्टिक पैकेजिंग, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण टेट्रा पैक है। टेट्रा पैक, जिसमें दूध या जूस आता है, ये काम कैसे करती है? इसमें प्रोडक्ट और पैकेज को अलग-अलग स्टेरिलाइज यानी कीटाणु रहित किया जाता है और फिर एक पूरी तरह स्टेराइल एनवायरनमेंट में उसे पैक किया जाता है। इससे प्रोडक्ट बिना किसी प्रिजर्वेटिव्स या रेफ्रिजरेशन के महीनों तक सेफ रहता है। ये भारत जैसे गर्म देश के लिए तो बहुत रेवोल्यूशनरी है। बिल्कुल। और भी टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे वैक्यूम सीलिंग, जिसमें पैकेज से सारी ऑक्सीजन खींचकर उसे सील कर दिया जाता है, और पास्चराइजेशन, जो हम दूध के लिए दशकों से इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सब टेक्नोलॉजीज सेफ्टी मैकेनिज्म्स हैं जो साइंस ने हमें दिए हैं। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, और इन सबका एनवायरनमेंट पर क्या असर है? क्या इन मुद्दों का पर्यावरण और पारिस्थितिकी से भी कोई लेना देना है? बिल्कुल है, और दो बहुत सीधे कनेक्शंस हैं। पहला है क्लाइमेट फूड सेफ्टी नेक्सस। ये एक नया कॉन्सेप्ट है। क्लाइमेट फूड सेफ्टी नेक्सस, जी। क्लाइमेट चेंज की वजह से हीट वेव्स यानी लू की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी बढ़ रही है। ज्यादा तापमान में बैक्टीरिया बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्ट्रीट फूड पहले शायद 4-5 घंटे तक खाने के लिए सेफ रहता था, अब गर्मी में शायद 2 घंटे में ही खराब हो जाए और खतरनाक बन जाए। एग्जैक्टली। तो क्लाइमेट चेंज फूड सेफ्टी के रिस्क को और बढ़ा रहा है। और दूसरा कनेक्शन आयुष से है। हाँ, दूसरा कनेक्शन बायोडाइवर्सिटी और आयुष से है। जैसे जैसे हर्बल मेडिसिन्स की ग्लोबल डिमांड बढ़ रही है, हमारे जंगलों में उगने वाले औषधीय पौधों पर दबाव बढ़ रहा है। उनका ओवर हार्वेस्टिंग हो रहा है। तो इससे तो कई दुर्लभ प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर पहुंच सकती है। बिल्कुल। इसी को रोकने के लिए गुजरात डिक्लेरेशन में बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पर जोर दिया गया है, और भारत का नेशनल आयुष मिशन NAM मेडिसिनल प्लांट्स की खेती को प्रमोट करता है। तो किसानों को सब्सिडी दी जाती है पौधे उगाने के लिए। जी। इससे 3 फायदे हैं। जंगलों पर दबाव कम होता है, किसानों को अतिरिक्त आमदनी होती है, और इंडस्ट्री को एक सस्टेनेबल सप्लाई मिलती है। सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट,
फूड सेफ्टी को हम इससे कैसे जोड़ सकते हैं? ये जीएस पेपर 3 का हिस्सा है। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। हम सिक्योरिटी को अक्सर बॉर्डर सिक्योरिटी या टेररिज्म तक सीमित कर देते हैं, लेकिन फूड सेफ्टी भी नेशनल सिक्योरिटी का एक अहम हिस्सा है। अगर देश के करोड़ों नागरिक गंदा खाना खाकर बीमार पड़ रहे हैं तो वो देश की ह्यूमन रिसोर्स सिक्योरिटी के लिए खतरा है। और डिजास्टर मैनेजमेंट से इसका क्या लिंक है? जब किसी एक जगह से, जैसे चेन्नई में पानी पूरी खाने से एक साथ सैकड़ों लोग बीमार पड़ते हैं तो वो एक लोकलाइज्ड डिजास्टर है। पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। जी, जिसे मैनेज करने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की जरूरत होती है। हमें रैपिड रिस्पांस टीम्स चाहिए, मोबाइल लैब्स चाहिए। जॉन्डिस या कॉलरा का आउटब्रेक एक बायोलॉजिकल डिजास्टर की श्रेणी में आ सकता है और एफएसएसआई और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए को मिलकर इसके लिए एसओपीज बनाने की जरूरत है। प्रीलिम्स फैक्ट्स क्विक रिवीजन। चलिए, अब इतनी लंबी चर्चा के बाद प्रीलिम्स के लिए कुछ की फैक्ट्स को जल्दी से लेकिन समझ कर रिवाइज कर लेते हैं। ये वो फैक्ट्स हैं जिन पर सीधा एमसीक्यू बन सकता है। जरूर। पहला और सबसे जरूरी फैक्ट, सेकेंड WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन कहाँ हो रहा है? ये नई दिल्ली में हो रहा है, दिसंबर 17 यानी 17 से 19 यानी 19, 2025। यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि GCTM जामनगर में है, तो लोग सोच सकते हैं कि समिट भी वहीं होगा। बिल्कुल, ये एक क्लासिक ट्रैप क्वेश्चन है। दूसरा फैक्ट, गुजरात डिक्लेरेशन 2023 क्या है? ये फर्स्ट WHO ग्लोबल समिट का आउटकम है। करेक्ट। तीसरा, WHO GCTM कहाँ स्थित है? ये जामनगर, गुजरात में है और ये दुनिया में WHO का पहला और एकमात्र ऐसा ग्लोबल आउटपोस्ट है। चौथा फैक्ट, फूड सेफ्टी से जुड़ा, क्लीन स्ट्रीट फूड हब CSFH का सर्टिफिकेशन कितने साल के लिए वैलिड होता है? ये 2 साल के लिए वैलिड होता है। बहुत बढ़िया। पांचवा फैक्ट, RUCO इनिशिएटिव का फुल फॉर्म और मकसद क्या है? RUCO है रीपर्पस यूज्ड कुकिंग ऑयल। इसका मकसद इस्तेमाल हुए तेल को कलेक्ट करके बायोडीजल बनाना है। छठा और बहुत ही स्ट्रेटेजिक फैक्ट, आयुर्वेदा और योगा पर ISO स्टैंडर्ड्स बनाने वाली सब कमेटी ISO TC 249SC2 को कौन लीड कर रहा है? इसे भारत लीड कर रहा है और इसका सेक्रेटेरिएट ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS के पास है। सातवां, टोटल पोलर कंपाउंड्स TPC क्या है और इसकी लिमिट क्या है? TPC कुकिंग ऑयल की क्वालिटी का मार्कर है और FSSAI के अनुसार इसकी सेफ लिमिट 25% है। और आखिरी, आठवां फैक्ट, आयुष मार्केट साइज कितना है? 2025 तक इसका अनुमानित आकार 43.4 बिलियन है। मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस, बहुत बढ़िया रिवीजन हो गया। अब मेंस के लिए 2 प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं। पहला सवाल GS पेपर 2 से है। द फ्यूचर ऑफ हेल्थ लाइज इन हार्मनी। इस कथन के संदर्भ में चर्चा करें कि भारत वैश्विक स्वास्थ्य शासन को आकार देने के लिए अपनी पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों का लाभ कैसे उठा रहा है। ये एक बहुत अच्छा एनालिटिकल क्वेश्चन है। इसका उत्तर लिखने के लिए एक स्ट्रक्चर फॉलो करना होगा। इंट्रोडक्शन में आप सेकेंड WHO समिट और इंटीग्रेटिव मेडिसिन के कॉन्सेप्ट का जिक्र कर सकते हैं। और बॉडी में हमें क्या लिखना होगा? बॉडी के पहले हिस्से में बताएं कि भारत कैसे इसका लाभ उठा रहा है। इसमें 3 की पॉइंट्स आएंगे, इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप, नॉर्म सेटिंग और डिप्लोमेसी। बॉडी के दूसरे हिस्से में चैलेंजेस की बात जरूर करें, जैसे स्टैंडर्डाइजेशन, साइंटिफिक एविडेंस की कमी और ट्रस्ट डेफिसिट। और कंक्लूजन में? कंक्लूजन हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए। आप इसे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज UHC के बड़े लक्ष्य के साथ जोड़कर समाप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है। अब GS पेपर 3 से दूसरा सवाल, भारत में असंगठित खाद्य क्षेत्र आजीविका सृजन बनाम सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम का विरोधाभास प्रस्तुत करता है। खाद्य जनित बीमारियों के बोझ का विश्लेषण करते हुए इस चुनौती को हल करने में FSSAI की पहलों की प्रभावकारिता का समालोचनात्मक मूल्यांकन करें। इस सवाल में क्रिटिकली इवैल्यूएट शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि आपको सिर्फ FSSAI की पहलों की तारीफ नहीं करनी, बल्कि उनकी कमियों और सीमाओं को भी बताना है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? इंट्रोडक्शन में आप 100 मिलियन बीमारियों और $15 बिलियन के नुकसान के आंकड़े से शुरू कर सकते हैं। बॉडी के पहले हिस्से में इस पैराडॉक्स को समझाएं, एक तरफ लाइवलीहुड, दूसरी तरफ रिस्क। बॉडी के दूसरे हिस्से में FSSAI की पहलों जैसे CSFH, ईट राइट इंडिया और रूको का इवैल्यूएशन करें, उनके प्रोज और कॉन्स दोनों बताएं। वे फॉरवर्ड में प्रैक्टिकल सॉल्यूशन सुझाएं, जैसे म्यूनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश, रैपिड फूड टेस्टिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और वेंडर्स की ट्रेनिंग।
क्विज। चलिए अब समय है एक छोटे से क्विज का। मैं सवाल पूछूंगी और आप जवाब और एक्सप्लेनेशन देंगे। इससे हमारा रिवीजन और पक्का हो जाएगा। बिल्कुल। Q1 सेकेंड WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह दिसंबर 2025 में जामनगर, गुजरात में आयोजित होने वाला है। 2. शिखर सम्मेलन का विषय रिस्टोरिंग बैलेंस, द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग है। 3. इसका उद्देश्य WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन स्ट्रैटेजी 2025-2034 के कार्यान्वयन का समर्थन करना है। इनमें से कौन से कथन सही हैं? A. 1 and 2 only, B. 2 and 3 only, C. 1 and 3 only, D. 1, 2 and 3। इसका सही जवाब है B. 2 and 3 only, क्योंकि स्टेटमेंट 1 गलत है। समिट नई दिल्ली में होगा, जामनगर में नहीं। Q2 गुजरात डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? A. भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए निवेश रोडमैप, B. पारंपरिक चिकित्सा पर पहले WHO वैश्विक शिखर सम्मेलन के परिणाम, C. भारत और UAE के बीच नवीनीकरणीय ऊर्जा पर समझौता, D. एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए रूपरेखा। इसका सही जवाब है B. ये फर्स्ट WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन का आउटकम है। Q3 भारत में खाद्य सुरक्षा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. क्लीन स्ट्रीट फूड हब प्रमाणन 5 साल की अवधि के लिए वैध है। 2. टोटल पोलर कंपाउंड्स TPC का उपयोग पीने के पानी की गुणवत्ता को मापने के लिए किया जाता है। 3. एसेप्टिक पैकेजिंग भोजन को बिना रेफ्रिजरेशन के शेल्फ स्टेबल रहने देती है। इनमें से कौन सा कथन सही है? A. 1 and 3 only, B. 3 only, C. 2 and 3 only, D. 1, 2 and 3। इसका सही जवाब है B. 3 only, क्योंकि स्टेटमेंट 1 गलत है। CSFH सर्टिफिकेशन 2 साल के लिए वैलिड होता है। स्टेटमेंट 2 भी गलत है। TPC कुकिंग ऑयल की क्वालिटी मापता है, पानी की नहीं। Q4 आयुर्वेदा और योगा पर ISO सब कमेटी ISO TC 249 SC2 का सचिवालय किसके पास है? A. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, B. स्टैंडर्डाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना SAC, C. ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS, D. फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA। इसका सही जवाब है C. ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS। और आखिरी सवाल Q5 ईट राइट इंडिया मूवमेंट में कौन सी पहलें शामिल हैं? 1. RUCO रिपर्पस्ड यूज्ड कुकिंग ऑयल, 2. FOSTAC फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन, 3. हाइजीन रेटिंग स्कीम फॉर रेस्टोरेंट्स। सही विकल्प चुनें। A. 1 and 2 only, B. 2 and 3 only, C. 1 only, D. 1, 2 and 3। इसका सही जवाब है D. 1, 2 and 3। ये तीनों ही ईट राइट इंडिया मूवमेंट का अभिन्न हिस्सा हैं। तो ये थी आज की हमारी बहुत ही विस्तृत चर्चा। आज के जो की टेकअवेज हैं वो ये हैं कि भारत ट्रेडिशनल मेडिसिन के क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर बनकर उभर रहा है, जिसका प्रतीक है WHO GCTM जामनगर। AIUS सेक्टर एक $43.4 बिलियन की उभरती हुई इकोनॉमी है, लेकिन साथ ही फूड सेफ्टी हमारे देश में एक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है, जिसका सालाना $15 बिलियन का आर्थिक बोझ है। बिल्कुल। FSSAI की पहले जैसे CSFH और RUCO महत्वपूर्ण है, लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी है। और ISO स्टैंडर्ड्स और TKDL जैसे टूल्स भारत के स्ट्रेटेजिक और एथिकल हथियार हैं। और इन सब को आपस में जोड़कर समझना मेंस आंसर राइटिंग के लिए बहुत जरूरी है। हेल्थ, इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशंस, सोशल जस्टिस और एनवायरनमेंट सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जाते जाते बस एक सवाल लिसनर के लिए छोड़कर जा रहे हो, क्या भारत को पहले अपने घर यानी डोमेस्टिक फूड सेफ्टी की समस्या को पूरी तरह हल करने पर फोकस करना चाहिए और उसके बाद ग्लोबल हीलर बनने की आकांक्षा रखनी चाहिए, या ये दोनों चीजें साथ साथ चल सकती हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। आज की मेहनत कल की कहानी बदल देगी। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करो और सब्सक्राइब करो। सुन लो UPSC को। 299 रुपीज़ मेंबरशिप ज्वाइन करके एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस लो।